राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल AK क्लासेस में। दोस्तों, पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने पढ़ा कि राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा जाता है। आज राजस्थान के उन 4 भौतिक प्रदेशों का हम क्रम वाइज विस्तृत अध्ययन करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, जो भौतिक प्रदेश हमने किए थे राजस्थान के संदर्भ में, उससे संदर्भ में हमने पढ़ा था कि सर्वप्रथम भौतिक प्रदेशों का विभाजन जो है डॉक्टर VC मिश्रा ने किया है अपने पुस्तक राजस्थान का भूगोल में। और उसके अंतर्गत हमने पढ़ा था कि 1967-68 में उन्होंने अपनी पुस्तक के अंतर्गत राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं उनके बारे में बताया और उन्होंने 7 भौतिक प्रदेश बताए थे। उन्होंने 7 भौतिक प्रदेश बताए थे। उसके बाद में हमने सर्वमान्य वर्गीकरण किया था दोस्तों। तो सर्वमान्य जो वर्गीकरण है वो हमारे सामने पेश किया था प्रोफेसर रामलोचन सिंह ने। रामलोचन सिंह ने ये 1971 में वर्गीकरण को प्रस्तुत किया। उन्होंने राजस्थान को 2 बड़े भौतिक प्रदेशों और 4 मध्यम श्रेणी के भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया तथा 13 उप श्रेणी के भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया था। तो उसी कड़ी के अंतर्गत दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान का पहला भौतिक प्रदेश, जिससे शुरुआत करेंगे। तो राजस्थान का दोस्तों पहला जो भौतिक प्रदेश है वो है पश्चिम का मरुस्थल। पश्चिम का मरुस्थल, इसे ही दोस्तों कह देते हैं मरु प्रदेश। इसे ही कह देते हैं मरु प्रदेश। तो पश्चिम का जो दोस्तों थार मरुस्थल है, आज हम इस भौतिक प्रदेश का अध्ययन करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर हम इसको सामान्य मैप की दृष्टि से देखें तो दोस्तों जो पश्चिम का मरुस्थल है वह किसके पश्चिम का मरुस्थल है? तो दोस्तों यह मूल रूप से अरावली जो है, अरावली के पश्चिम का प्रदेश है। तो अरावली के पश्चिम के मूल प्रदेश को दोस्तों हम पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के नाम से जानते हैं। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। दोस्तों पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जो है वो राजस्थान का उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र है जो अरावली का पश्चिमी भाग है। आज हम इस प्रदेश का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत दोस्तों इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में कुल जिलों की जो संख्या है अरावली के पश्चिम में, तो दोस्तों अरावली के जो पश्चिम में कुल जिले हैं उन जिलों की संख्या है अरावली के पश्चिमी जिले। तो दोस्तों अरावली के कुल पश्चिमी जो जिले हैं उनकी संख्या है 13। उनकी संख्या है 13। और अगर दोस्तों हम इस मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत बात करें कितने जिले शामिल किए जाते हैं, तो इन 13 में से दोस्तों सिरोही को छोड़कर, किसको छोड़कर? सिरोही को छोड़कर, क्योंकि सिरोही जो है जिला दोस्तों वो राज्य का एकमात्र पर्वतीय हिल स्टेशन है जो अरावली प्रदेश के अंतर्गत आता है। सिरोही को अगर हम दोस्तों छोड़ दें तो राजस्थान के कितने जिले मरुस्थलीय हैं? तो मरुस्थलीय जो जिले हैं दोस्तों वो कुल हैं 12। कुल जिले कितने हैं मरुस्थलीय? 12 जिले हैं। इन 12 जिलों को मुख्यतः दोस्तों 2 भागों में बांटा जाता है। 2 भागों में बांटा जाता है। एक तो है दोस्तों पूर्ण मरुस्थलीय जिले और दूसरे हैं दोस्तों अर्ध मरुस्थलीय जिले। अर्ध मरुस्थलीय जिले। हम बात कर रहे हैं दोस्तों पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत हमने पढ़ा कि अरावली का पश्चिमी संपूर्ण मरुस्थलीय प्रदेश जो है पश्चिमी मरुस्थल के अंतर्गत आता है। इस क्षेत्र के अंतर्गत कुल जिलों की संख्या जो है वो 13 है। कुल जिलों की संख्या जो है वो 13 है। एक
सिरोही जिले को अगर हम छोड़ दें, सिरोही को छोड़कर 12 जिले जो हैं दोस्तों वो क्या हैं, मरुस्थलीय हैं। इन 12 जिलों को दोस्तों 2 भागों में बांटा जाता है, एक तो है पूर्ण मरुस्थलीय जिले और एक है अर्ध मरुस्थलीय जिले। इससे पहले मैं एक छोटी सी बात जो है वो आपको बता दूं कि जो मरुस्थलीय जिले हैं राजस्थान के, ये मरुस्थल वाला जो क्षेत्र है राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का दोस्तों 61.11% क्षेत्रफल रखता है। 61.11% क्षेत्रफल रखता है। कुल क्षेत्र कितने पर फैला हुआ है, 61.11% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। यहाँ पर जनसंख्या की बात करें हम दोस्तों, जनसंख्या की, तो जनसंख्या की दृष्टि से यहाँ पर राजस्थान की 40% जनसंख्या जो है वो निवास करती है। जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम बात करें तो राजस्थान की यहाँ पर 40% जनसंख्या निवास करती है। दोस्तों अगर हम इसको भारतीय संदर्भ में थोड़ा समझें तो आप इसको थोड़ा सा ऐसे देखें, ये दोस्तों भारत है। भारत के उत्तर पश्चिम में दोस्तों ये है हमारा राजस्थान। अब दोस्तों अगर हम इसको भारतीय संदर्भ में देखें इस क्षेत्र को, तो भारत में केवल राजस्थान एक ही ऐसा राज्य है जहां पर मरुस्थल फैला हुआ है। पूर्ण मरुस्थल कहां पर है, केवल और केवल राजस्थान में। इसीलिए जब हम नदियां पढ़ते हैं तो उसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं कि आंतरिक जल प्रवाह प्रणाली, तो आंतरिक जो अपवाह प्रणाली है वो केवल राजस्थान में पाई जाती है। इस मरुस्थल का जो क्षेत्र हमारे साथ पंजाब और हरियाणा का लगता है, उनके दक्षिणी भाग में थोड़े क्षेत्र पर, और गुजरात का जो कच्छ क्षेत्र है इस क्षेत्र में, तो अर्थात इन जो टच के राज्य हैं, जो बिल्कुल इसके स्टिक पास वाले राज्य हैं, उन राज्यों में भी थोड़ा बहुत इसका प्रभाव है। यानी हम बात करें तो मरुस्थल पूर्ण रूप से एक प्रकार से राजस्थान में ही है। इसके अलावा अगर संबंधित राज्यों की बात करें तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और गुजरात, इन चारों राज्यों से संबंधित है। अगर हम इस मरुस्थलीय क्षेत्र की अक्षांशीय और देशांतरीय दृष्टि से बात करें तो अक्षांशीय दृष्टि से जिस अक्षांश में हमारा राजस्थान है, जिस अक्षांश में हमारा राजस्थान है, उसी अक्षांश के अंतर्गत जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है दोस्तों, सहारा, विश्व का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा, ये सहारा मरुस्थल भी थार मरुस्थल के अंतर्गत ही आता है। इसके बाद में हम बात करें तो कौन से देश जो हैं वो इसी अक्षांश में पड़ते हैं, तो दोस्तों विश्व में अल्जीरिया, लीबिया और मिस्र। विश्व में दोस्तों अल्जीरिया, लीबिया और मिस्र, इन 3 देशों का जो अक्षांशीय विस्तार है वही अक्षांशीय विस्तार हमारे राजस्थान का भी है। बात करें कि किसके समान है, तो समान क्षेत्रफल में हमने बात की थी शुरुआती वीडियो में कि जर्मनी देश के समान है। जबकि अगर मरुस्थलीय क्षेत्र की बात करें तो इन देशों के जो मरुस्थल हैं वो भी इसी क्षेत्र के अंतर्गत पड़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है सहारा, वो भी इसी क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है। ठीक है। अब दोस्तों हम बात कर रहे थे इस क्षेत्र की, तो पश्चिम मरुस्थल का जो प्रदेश है ये राजस्थान के 61.11% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है, जबकि यहाँ पर जनसंख्या कितनी निवास करती है, लगभग 40% जनसंख्या जो है वो निवास करती है। अब हम इस मरुस्थलीय प्रदेश को, जो इसमें पाए जाने वाले जिले हैं 12, इस आधार पर 2 भागों में बांट रहे हैं। पहला जो इसका भाग है वो है पूर्ण मरुस्थलीय जिले। पूर्ण मरुस्थलीय जिले अगर पूछे आपसे दोस्तों कितने हैं, तो पूर्ण मरुस्थलीय जिलों की संख्या है दोस्तों 7। पूर्ण मरुस्थलीय जिलों की संख्या है 7।
जो अरावली के पास नहीं हैं वो सारे पूर्ण मरुस्थलीय जिले हैं। जैसे दोस्तों पूरा बीकानेर संभाग, पूरा बीकानेर संभाग, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर, ये सारा क्षेत्र जो है वो प्लस में दोस्तों जैसलमेर, जोधपुर, और बाड़मेर, ये राजस्थान के दोस्तों पूर्ण मरुस्थलीय जिले हैं। जैसे मैं यहां लिख देता हूं, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, जोधपुर, जैसलमेर और दोस्तों बाड़मेर, ये राजस्थान के 7 जिले हैं जो पूर्ण रूप से क्या हैं, मरुस्थलीय हैं। जबकि अर्ध मरुस्थलीय जो जिले हैं, अर्ध मरुस्थलीय जिलों की संख्या है दोस्तों 5। अर्ध मरुस्थलीय जिले कितने हैं? तो दोस्तों अर्ध मरुस्थलीय जिले हैं 5। कौन कौन से 5 जिले हैं? वे जिले हैं दोस्तों जिनका थोड़ा क्षेत्र अरावली के पास वाला है। वे जिले कौन कौन से? जैसे दोस्तों झुंझुनू, सीकर, नागौर, पाली और दोस्तों जालोर, ये जिले दोस्तों राजस्थान में अर्ध मरुस्थलीय जिले कहलाते हैं। तो यानी हमने अरावली के पश्चिमी मरुस्थलीय जिलों का डिवाइडेशन किया है। पश्चिमी जो मरुस्थलीय जिले हैं वो कुल जिले हैं मरुस्थलीय जिले 12। उन 12 जिलों में से हमने डिवाइडेशन अलग किया कि पूर्ण मरुस्थलीय जिले कितने हैं। पूर्ण मरुस्थलीय जिले हैं 7। कौन कौन से हैं? तो ये बिल्कुल पश्चिमी जिले हैं दोस्तों सारे, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर। जबकि अर्ध मरुस्थलीय जो जिले हैं वो हैं दोस्तों 5, झुंझुनू, सीकर, नागौर, पाली और जालोर। ये 5 जिले क्या हैं? अर्ध मरुस्थलीय हैं। अब इसके बाद दोस्तों हम मरुस्थल का जो विभाजन है वो करते हैं। तो मरुस्थल का जो विभाजन करें अगर दोस्तों, तो मरुस्थल भी क्या है? 2 प्रकार का है। एक तो है दोस्तों शुष्क मरुस्थल और दूसरा है दोस्तों अर्ध शुष्क मरुस्थल। तो मरुस्थल का विभाजन करें तो मरुस्थल के भी कितने प्रकार हैं? तो 2 हैं। मरुस्थल का वर्गीकरण। तो दोस्तों अगर हम मरुस्थल का वर्गीकरण करें तो 2 प्रकार हैं इसके। एक तो है दोस्तों शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, शुष्क मरुस्थल, और दूसरा है दोस्तों अर्ध शुष्क मरुस्थल। शुष्क और अर्ध शुष्क ये 2 मरुस्थलीय प्रदेश के भाग हैं। अगर हम दोस्तों शुष्क मरुस्थल की बात करें तो शुष्क मरुस्थल जो है उसको भी आगे 2 भागों में बांटा जाता है। 2 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से भाग हैं वो 2? तो एक तो है दोस्तों बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश, बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश, और दूसरा है दोस्तों बालुका स्तूप युक्त प्रदेश। दूसरा है बालुका स्तूप युक्त प्रदेश। ये 2 प्रकार के प्रदेश हैं शुष्क मरुस्थल के अंतर्गत। बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश राजस्थान में है दोस्तों
41.50%, 41.50% इस क्षेत्र में ऊंचे ऊंचे बड़े बालू का स्तूप नहीं पाए जाते, जबकि उनके स्थानों पर मरुस्थलीय जो चट्टानें हैं, हमादा चट्टानें हैं, 56 की पहाड़ियाँ आदि फैले हुए हैं। इसके अंतर्गत मुख्यतः जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर और जालोर का पश्चिमी क्षेत्र आता है। जालोर का कौन सा क्षेत्र? पश्चिमी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र। तो दोस्तों, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश वह क्षेत्र है जहां पर ऊंचे रेत के टीले या संपूर्ण रूप से मरुस्थल नहीं फैला है। यह क्षेत्र राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का या कुल मरुस्थलीय प्रदेश का कितना प्रतिशत है? तो मरुस्थलीय प्रदेश का कुल का 41.50% क्षेत्रफल बालू का स्तूप से मुक्त है। कौन कौन से जिले आते हैं इसमें? तो जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर और जालोर का लगभग पश्चिमी जो क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। दूसरा है दोस्तों बालू का स्तूप से युक्त प्रदेश। बालू का स्तूप से युक्त प्रदेश, बालू का स्तूप से युक्त प्रदेश जो है दोस्तों वो है 58.50%। जो 100 में से रह गया वो कौन सा है दोस्तों? बालू का स्तूपों से युक्त हैं। इस क्षेत्र में ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े बालू का स्तूप पाए जाते हैं। तो 58.50% क्षेत्र बालू का स्तूप से युक्त है। इस क्षेत्र के अंतर्गत दोस्तों जो बालू का स्तूप से युक्त वाला प्रदेश है, इसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के अलग अलग जो क्षेत्र हैं उनको पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों जो शुष्क मरुस्थल के बाद में हमने दूसरा डिवाइडेशन किया था अर्ध शुष्क मरुस्थल। अर्ध शुष्क मरुस्थल को दोस्तों आगे 4 भागों में बांटा जाता है। अर्ध मरुस्थल को आगे 4 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से भाग हैं दोस्तों? तो इसका पहला भाग है घग्गर का मैदान। घग्गर का मैदान। दूसरे भाग की बात करें दोस्तों तो दूसरा आता है इसके अंतर्गत शेखावाटी प्रदेश। शेखावाटी प्रदेश। अगर हम तीसरे क्षेत्र की बात करें तो तीसरा क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है दोस्तों नागौरी उच्च भूमि। उच्च भूमि। और अगर हम चौथे क्षेत्र की बात करें दोस्तों तो चौथा क्षेत्र आता है गोडवाड़ प्रदेश। गोडवाड़ कह लें दोस्तों, गोडवाड़ा कह लें, गोडवाड़ या गोडवाड़ा प्रदेश। ये 4 जो हैं अर्ध शुष्क मरुस्थल के भाग हैं। आप इसको 2 बार दोबारा देखें दोस्तों। मरुस्थल का जो वर्गीकरण है वो वर्गीकरण 2 आधार पर किया जाता है। एक को शुष्क मरुस्थल में बांट दिया दोस्तों, दूसरे को अर्ध शुष्क मरुस्थल में बांट दिया। जो दोस्तों शुष्क मरुस्थल है उसके आगे 2 भाग हैं। एक तो वह क्षेत्र जहां पर ऊंचे ऊंचे बालू का स्तूप टीले नहीं पाए जाते, बालू का स्तूप से मुक्त है। इस क्षेत्र में थोड़े बहुत हमादा मरुस्थल के उदाहरण के तौर पर कुछ पहाड़ियां क्षेत्र जो है वो पाए जाते हैं। कौन सा क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है कि जो बालू का स्तूप से मुक्त है पूर्णतः? तो दोस्तों एक छोटे से मैप के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं। तो दोस्तों जो राजस्थान में फलोदी क्षेत्र जोधपुर, पोखरण जैसलमेर तथा बालोतरा बाड़मेर, बालोतरा बाड़मेर, इन 3 जगहों के मध्य का ये जो क्षेत्र है दोस्तों ये मुख्यतः राजस्थान में बालू का स्तूप से मुक्त है। ये क्षेत्र लगभग कितना है दोस्तों? तो लगभग 41.50% क्षेत्र है। ये प्रश्न आया था दोस्तों पिछली बार जो पटवार का एग्जाम हुआ था उसमें इस प्रश्न को पूछा गया था। तो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है 41.50% क्षेत्रफल।
कौन कौन से जिले आते हैं इसमें? जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर और जालौर, इनका पश्चिमी भाग। जबकि बालू का स्तूप युक्त प्रदेश में इन्हीं जिलों का पूर्वी भाग तथा प्लस में अन्य जो जिले हैं वो आते हैं। तो 58.50% क्षेत्रफल बालूका स्तूप से युक्त प्रदेश है। उसके बाद हमने किया था दोस्तों कि जो अर्ध शुष्क मरुस्थल है, इस अर्ध शुष्क मरुस्थल को भी आगे 4 भागों में बांटा जाता है, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे घग्गर का मैदान, शेखावाटी प्रदेश, नागौरी उच्च भूमि क्षेत्र तथा गोडवाड़ प्रदेश के आधार पर हम इसको क्या है आगे पढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम करते हैं, आप दोस्तों साथ साथ क्या है कि अगर नोट्स बनाना चाहें तो नोट्स बना सकते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेकर रखना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। कहीं कोई रियायत की गुंजाइश नहीं रहेगी, आप कहीं से आपको और नहीं पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। जितना होगा इनफ होगा आप सबके लिए। RS में प्री तक की आप तैयारी जो है इससे कर सकते हैं। अगले हम बात करें दोस्तों, तो राजस्थान के मरुस्थल को हम कहते हैं थार का मरुस्थल। जो दोस्तों थार का मरुस्थल है, यह दोस्तों 2 देशों में फैला है। थार का जो मरुस्थल है वह 2 देशों में फैला है। एक देश है दोस्तों भारत और एक है दोस्तों पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान में, इन 2 देशों में थार का जो मरुस्थल है वो फैला हुआ है। दोस्तों भारत में इसे हम कहते हैं थार का मरुस्थल, सामान्य जो नाम है वो है थार का मरुस्थल। तथा पाकिस्तान में इस क्षेत्र को हम किस नाम से जानते हैं? चोलिस्तान। पाकिस्तान में इसी थार मरुस्थल को क्या कहा जाता है दोस्तों? चोलिस्तान कहा जाता है। भारत में ये जो मरुस्थल है दोस्तों, वो कुल मरुस्थल का लगभग 62% जो है वो पाया जाता है। कुल मरुस्थल का लगभग 62% जो है वो पाया जाता है। जबकि इस मरुस्थल का जो 38% भाग है वो पाकिस्तान में फैला है। इस 62% मरुस्थल जो है वो भारत के 4 राज्यों में फैला है। कौन कौन से राज्य हैं? तो दोस्तों एक राज्य है हमारा चहेता, हमारा राजस्थान। दूसरा राज्य है दोस्तों गुजरात। तीसरा राज्य है दोस्तों पंजाब। और चौथा जो राज्य है वो है दोस्तों हरियाणा। चौथा जो राज्य है वो है हरियाणा। इस कुल मरुस्थल का दोस्तों अपने बात करें, राजस्थान में 61.11% जो है कुल मरुस्थल का भाग पाया जाता है। अब जो बचे हुए 3 राज्य हैं दोस्तों, ये गुजरात, पंजाब और हरियाणा, इन राज्यों में जो इसका बचा हुआ क्षेत्र है 0.89%, 0.89% जो है इस मरुस्थल का क्षेत्र गुजरात, पंजाब और हरियाणा में पाया जाता है। पाकिस्तान में इस मरुस्थल का कितना प्रतिशत अंश है? 38%। और वहाँ इसे किस नाम से जाना जाता है? चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर एक चर्चा करना चाहूँगा दोस्तों पेलियो आर्कटिक महासमूह की। पेलियो आर्कटिक महासमूह है, पेलियो आर्कटिक महासमूह है। देखिए दोस्तों, जो थार का जो मरुस्थल है वह
पेलियो आर्कटिक महासमूह का हिस्सा है, का भाग है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल भी दोस्तों किसका भाग है? पेलियो आर्कटिक महासमूह का भाग है। तो थार का मरुस्थल आपसे पूछ ले दोस्तों किस महासमूह के अंतर्गत आता है? तो पेलियो आर्कटिक महासमूह के अंतर्गत आता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों थार मरुस्थल और उसकी विशेषताओं पर कि क्या क्या परीक्षा की दृष्टि से हमसे प्रश्न जो हैं वो इससे संबंधित पूछे जा सकते हैं। दोस्तों जो राजस्थान में थार का जो मरुस्थल है वो अरावली का पश्चिमी क्षेत्र है। अरावली का पश्चिमी क्षेत्र है, इसीलिए हम इसे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के नाम से जानते हैं। हमने अभी बात की कि इस क्षेत्र के अंदर कुल जिले आते हैं 13, जिनमें से मरुस्थलीय जिले हैं 12। फिर इन 12 जिलों को हमने आगे डिवाइडेशन किया पूर्ण मरुस्थलीय और अर्ध मरुस्थलीय जिलों के रूप में। पूर्ण मरुस्थलीय जिले 7 हैं दोस्तों और अर्ध मरुस्थलीय जिले जो हैं वो 5 हैं। यहाँ तक अभी हमने इसको पढ़ा है दोस्तों। अब हम इसको पढ़ते हैं दोस्तों इसके विभाजन के आधार पर। तो दोस्तों हमने थार मरुस्थल का विभाजन किया था, थार का विभाजन। तो हमने इसको शुष्क और अर्ध शुष्क 2 भागों में बांटा था। शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल, शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल। तो अब हम दोस्तों इसके अंतर्गत हमने पढ़ा शुष्क मरुस्थल में बालू का स्तूप युक्त और बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। तो दोस्तों जो शुष्क मरुस्थल के अंतर्गत हमने पढ़ा बालू का स्तूप से युक्त प्रदेश, बालू का स्तूप से मुक्त प्रदेश। तो दोस्तों बालू का स्तूप से जो मुक्त प्रदेश है वो मुख्यतः दोस्तों फैला हुआ है जोधपुर के फलोदी क्षेत्र से लेकर पश्चिम में जैसलमेर का पोखरण क्षेत्र, बाड़मेर का बालोतरा क्षेत्र। मुख्यतः इन जिलों के मध्य पोखरण, फलोदी और बालोतरा, जैसलमेर। अगर हम इसको और करना चाहें तो दोस्तों जो जसवंतपुरा सुंदा माता है जालोर का क्षेत्र वो भी इसके अंतर्गत आता है। तो अगर हम बड़े बड़े क्षेत्र की बात करें तो पोखरण, फलोदी और बालोतरा के मध्य का जो क्षेत्र है जहां बालू का स्तूप से मुक्त प्रदेश है, किसी प्रकार के बालू का स्तूप जो हैं वो बहुत कम पाए जाते हैं या कम ऊंचे पाए जाते हैं, उस क्षेत्र को हम बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश के नाम से जानते हैं। ये राजस्थान के थार मरुस्थल का 41.50% क्षेत्र है जिस पर बालू का स्तूप से मुक्त प्रदेश पाए जाते हैं। अब हम दोस्तों बात करते हैं इस क्षेत्र के बारे में। तो दोस्तों इस क्षेत्र के अंतर्गत पोखरण, फलोदी, बालोतरा और दोस्तों बालोतरा वाला क्षेत्र बाड़मेर 3 इसके अंतर्गत आते हैं। इस क्षेत्र के पश्चिम में जो जैसलमेर के पास छोटी अवशिष्ट नुमा पहाड़ियां हैं दोस्तों, ये पहाड़ियां जो हैं वो कहलाती हैं मगरा की पहाड़ियाँ, मगरा की पहाड़ियाँ। दोस्तों मूलतः जो मगरा पहाड़ियाँ हैं वो हम उदयपुर में पढ़ेंगे कि उदयपुर क्षेत्र में कम ऊंची छोटी पहाड़ियों को मगरा कहा जाता है, जबकि अवशिष्ट जो पहाड़ियाँ हैं
जो जैसलमेर के पश्चिम में फैली हुई हैं उन्हें अगर सामान्यतः पूछे किस नाम से जाना जाता है, इन्हें मगरा पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। इन पहाड़ियों के पास का ये जो क्षेत्र है जो पाकिस्तान का सीमावर्ती क्षेत्र है, ये पाकिस्तान का सीमावर्ती क्षेत्र है। ये एक 1.5 किलोमीटर लंबी चौड़ी पट्टी है दोस्तों, जिसकी चौड़ाई 1.5 किलोमीटर है व लंबाई 70 किलोमीटर के करीब है। यह जो इतनी चौड़ी पट्टी है इसे हम राजस्थान में जानते हैं दोस्तों लाठी सीरीज क्षेत्र। लाठी सीरीज क्षेत्र के नाम से। लाठी सीरीज क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? तो लाठी सीरीज है जैसलमेर का पश्चिमी पाकिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्र, इसे हम लाठी सीरीज के नाम से जानते हैं। क्या प्रश्न बनते हैं इस पर? क्या है लाठी सीरीज? लाठी सीरीज, तो लाठी सीरीज क्या है दोस्तों? तो लाठी सीरीज जो है वो है दोस्तों जैसलमेर का पश्चिमी पाकिस्तान से सीमावर्ती क्षेत्र। पाकिस्तान से सीमावर्ती क्षेत्र क्या है ये? यह एक भूगर्भिक जल पट्टी है। भूगर्भिक जल पट्टी है दोस्तों। यह एक भूगर्भिक जल पट्टी का क्षेत्र है जहां प्राचीन काल में इसके बारे में कहा जाता है कि यहां से सरस्वती जो नदी है जिसका वर्तमान में मार्ग परिवर्तन हो गया या जो भूमिगत हो गई, तो प्राचीन काल के अंदर सरस्वती नदी जो है वो इस क्षेत्र से बहते हुए गुजरात होते हुए खंबात की खाड़ी में गिरती थी। तो प्राचीन काल में जो है वो बताया जाता है कि सरस्वती नदी जो है उसका मार्ग जो है वो ये रहा होगा इस तरह। और वर्तमान में भूगर्भ वैज्ञानिक कहते हैं कि जो ये नदी है वो भूमिगत होकर बहती है और भूमिगत रूप से क्या है कि इस क्षेत्र में अभी भी बह रही है, जिसका हमें परिणाम देखने को मिला लाठी सीरीज क्षेत्र। यह 1.5 किलोमीटर चौड़ी व 70 किलोमीटर एक लंबी पट्टी है जो सदैव हरी भरी रहती है। इसे थार के नखली स्थान के रूप में भी जाना जाता है। थार का नखली स्थान। थार का नखली स्थान भी इसे कहा जाता है। ये एक हरा भरा जो है क्षेत्र है जहां पर भूगर्भिक रूप से क्या है जो सरस्वती नदी है वो आज भी बहती है। अब दोस्तों ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र के अंतर्गत सेवण नामक घास पाई जाती है। सेवण दोस्तों एक पौष्टिक घास है पशुओं के लिए जो इस क्षेत्र के अंदर प्रमुखता से पाई जाती है। ये मीटर से 1.5 मीटर तक ऊंची होती है। इसका स्थानीय जो नाम है दोस्तों, इसका स्थानीय जो नाम है वो है दोस्तों लिलोण। इसको स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? लिलोण कहते हैं। कई बार ये प्रश्न आया हुआ है लिलोण। तो स्थानीय जो नाम है इसका वो है दोस्तों लिलोण घास। और इसको वानस्पतिक नाम इसका क्या है दोस्तों? लस्यूरुस सिंडिकुस। तो वानस्पतिक रूप से इसे लस्यूरुस सिंडिकुस कहा जाता है। ये जो पौष्टिक घास है दोस्तों वो 1 मीटर से लेकर 1.5 या 2 मीटर तक भी ऊंची होती है। यह जो है दोस्तों गोडावण की आश्रय स्थली है। गोडावण की आश्रय स्थली। जो राजस्थान का राज्य पक्षी है गोडावण, वो क्या है इस क्षेत्र में पाया जाता है। गोडावण जो है उसके अपने छुपने के लिए इस घास का जो प्रयोग है करता है।
अब दोस्तों जो इस क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंतर्गत बाड़मेर और जैसलमेर की सीमा पर राष्ट्रीय मृद्यान अभयारण्य स्थित है, जो राजस्थान का सबसे बड़ा अभयारण्य है। अभयारण्य है दोस्तों, सबसे बड़ा, राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। नाम है इसका राष्ट्रीय मृद्यान, परंतु इसे राष्ट्रीय स्तर का दर्जा जो है वो अभी तक नहीं है। यह इस क्षेत्र के अंदर गोडावण जो पक्षी पाया जाता है वह इस घास को अपने आश्रय के रूप में प्रयोग में लेता है। तो उसके बाद बात करें दोस्तों, तो ये जो इस क्षेत्र के अंतर्गत हम बात कर रहे थे नदी बहती है, इस सरस्वती नदी के उद्गम को जानने के लिए, इस सरस्वती नदी के उद्गम को जानने के लिए दोस्तों वर्तमान में जो हरियाणा सरकार है, हरियाणा सरकार वो प्रयास कर रही है। सरस्वती नदी के उद्गम स्थल को जानने के लिए वर्तमान में हरियाणा सरकार प्रयास कर रही है, तथा एक व्यक्ति हैं दोस्तों जिन्होंने इस नदी के उद्गम स्थल को जानने के लिए 4000 किलोमीटर की पैदल यात्रा की और इस क्षेत्र का निरीक्षण किया। वे व्यक्ति हैं दोस्तों वी.एस. वाकणकर, वी.एस. वाकणकर। तो दोस्तों सरस्वती जो नदी है इसके उद्गम स्थल को जानने के लिए किस व्यक्ति ने 4000 किलोमीटर की पैदल यात्रा की है, वो है वी.एस. वाकणकर। उन्होंने इस नदी के उद्गम स्थल को जानने का प्रयास जो है किया है। सरस्वती नदी का जो उद्गम है, जो वर्तमान में घग्गर क्षेत्र है, इसका उद्गम जो है वो होता है दोस्तों माना पर्वत से, शिवालिक की पहाड़ियां, कालका, हिमाचल प्रदेश से, यहाँ से इस नदी का उद्गम होता है। और इस नदी को जो वर्तमान में हम कह रहे हैं कि भूमिगत होकर बहती है, इसके उद्गम स्थल को जानने का जो प्रयास है वो किसने किया था, तो इसको जानने का जो प्रयास है वो किया था वी.एस. वाकणकर ने। तो दोस्तों हमने अभी पढ़ा कि जो शुष्क मरुस्थल प्रदेश है, शुष्क, उसके अंतर्गत हमने बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश की चर्चा की। बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश के अंतर्गत हमने फलोदी, पोखरण और बालोतरा का जो क्षेत्र है उस पर बात की। उसका पश्चिमी क्षेत्र मगरा की पहाड़ियाँ और उसके पास का जो सीमावर्ती क्षेत्र है उसे हम कहते हैं लाठी सीरीज क्षेत्र। लाठी सीरीज क्षेत्र किसके लिए चर्चित है, तो दोस्तों यह एक भूगर्भिक जल पट्टी है जो हमेशा हरी भरी रहती है। यहाँ वर्तमान के अंदर भूमिगत होकर सरस्वती नदी बहती है, जिसे हरा भरा रहने के कारण थार का नकली स्थान भी कहा जाता है। यहाँ पर सेवण नामक एक पौष्टिक घास पाई जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में लिलोण कहा जाता है, जिसका वानस्पतिक नाम जो है वो लस्यूरुस सिंडिकुस है, और यह गोडावण की जो आश्रय स्थली है। इस सरस्वती नदी के उद्गम को जानने का जो प्रयास है करने वाला व्यक्ति कौन है, वी.एस. वाकणकर, और वर्तमान में हरियाणा सरकार है उन्होंने भी इसके उद्गम स्थल को जानने का प्रयास कर रहे हैं। इस सरस्वती का जो उद्गम है वो माना पर्वत शिवालिक क्षेत्र कालका हिमाचल प्रदेश से होता है। दोस्तों हम इससे आगे जो है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।